की बात है। बापा रावल ने 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में राज्य की स्थापना करी और बापा रावल का राज्य सिर्फ मेवाड़ में नहीं लेकिन आगे जाके आज के पाकिस्तान, आज के अफ़गानिस्तान और भी पश्चिम क्षेत्र में राज्य की सीमा थी। और बापा रावल ने इस राज्य में अनेक जगह चौकियाँ कायम करी। उसी समय धर्म परिवर्तन और राज्य परिवर्तन का जो एक लहर है जो मध्य एशिया से शुरू हुआ वो तेज़ी की तरफ पूर्व की ओर बढ़ता गया। इन्हीं चौकियों के कारण इस लहर को रोका गया और आप समझ सकते हैं कि अगर ये चौकियाँ नहीं कायम होती तो आज भारत का इतिहास और भारत के जो पूर्व में जो देश है उनका इतिहास बहुत ही अलग होता। और ये लहर जो है 1-2 साल के नहीं 400-500 साल तक ये चौके काम आए कि जो आक्रमणकारी है वो भारत में अपना पैर जमा न पाए। इतिहास में और मेवाड़ के परिवार में रावल रतन सिंह जी हैं जिनके समय में जो चित्तौड़ में पहला शाखा हुआ था। और जहाँ हम शिवाजी जी की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, तो उस शाखा में रावल रतन सिंह जी, उनके 2 पुत्र, उनके छोटे भाई पर जो शिशोर में थे, उनके 7 पुत्र सब काम आए। लेकिन जो छोटे भाइयों में से उनके पोते दक्षिण की ओर गए और महाराष्ट्र में उनके वंशज सतारा, सावंतवाड़ी और उस तरफ उनके वंशज बस गए। रावल रतन सिंह जी के बाद हम बात करें तो महाराणा हमीर जिन्होंने चित्तौड़ वापस जीता, महाराणा कुंभा जिनके जीवन काल में वे कभी कोई लड़ाई हारे नहीं, उन्होंने विश्व प्रसिद्ध कुंभलगढ़ दुर्ग बनाया। उनकी जो संगीत के प्रति जो शिल्प कला, उनका जो ज्ञान है वो बहुत ही मशहूर है, प्रसारित है। महाराणा सांगा जो अनेक राज्यों को साथ लेकर बाबर का सामना किया, 80 घाव होते हुए भी वो लड़ाई करते गए। महाराणा उदय सिंह जी जिन्होंने उदयपुर बसाया, महाराणा प्रताप जिनका नाम हम सब आज सुनते आ रहे हैं, महाराणा अमर सिंह जी जिन्होंने संघर्ष और भी लिया और संघर्ष करते गए, महाराणा करण सिंह जी जिनके समय में मेवाड़ में कुछ शांति थी, उन्होंने मेवाड़ को और प्रबल सक्षम बनाया। और यह एक चुटकुला है कि उस समय दिल्ली में शासक जो थे वो जहांगीर थे और उनके पुत्र शाहजहां के बीच में कुछ अनबन हुई थी, तो उनके पुत्र शाहजहां शरण लेने के लिए उदयपुर आए थे और उदयपुर में स्थित जग मंदिर में उनको शरण दिया गया था। ये और आधुनिक काल पे और महाराणा करण सिंह जी के बाद हम महाराणा राज सिंह जी की बात करें तो उन्होंने औरंगज़ेब के साथ लड़ाई की और जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो मूर्ति है वो महाराणा राज सिंह जी के समय में नाथद्वारा में स्थापित करी गई। आधुनिक काल में महाराणा फतेह सिंह जी जिन्होंने उदयपुर की जो जल व्यवस्था है उसकी सुधार करी, उसको और मजबूत किया और उदयपुर में फतेह सागर उन्हीं महाराणा के नाम के पीछे फतेह सागर का नाम रखा गया। एक और चुटकुला है महाराणा फतेह सिंह जी के बारे में कि कभी कोई गरीब के कोई ज़मीन का सिलसिला था और उस गरीब को कोई कागज़ दस्तावेज नहीं मिल रहे थे कि वो ज़मीन उनकी थी। महाराणा फतेह सिंह जी ने और वो आए थे महाराणा फतेह सिंह जी के पास और महाराणा फतेह सिंह जी ने देखा कि उनके पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन महाराणा फतेह सिंह जी को ज़रूर लगा कि इस आदमी के बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। तो उन्होंने कोई पुराने आदमी को बुलाया, कोई जांच करी और अंत में ये निकला कि वो जो गरीब आदमी था वो सही कह रहा था और बड़ी खुशी से महाराणा फतेह सिंह जी ने उनको ज़मीन दी थी। ये थी उस समय की न्याय की तरफ जो मानसिकता। और आज जो न्याय प्रणाली है उसके बारे में हम सब समाचार पढ़ते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। उनके बाद महाराणा भोपाल सिंह जी
जिन्होंने आज के आधुनिक प्रशासन, आज के आधुनिक तरह की जो पढ़ाई है, लिखाई है, शिक्षा है, उनकी नींव रखी। ये तो सब थे शासक। और हम महिलाएं की बात करें तो मेवाड़ का इतिहास में महिलाओं का भी योगदान रहा है। भले महारानी पद्मिनी हो, कर्णावती हो, हार्डी रानी हो, पन्नाधाई हो, और अगर हम भक्ति की तरफ देखें तो मीरा माँ है। ये सब इतिहास में सब साथ मिलके उन्होंने मेवाड़ का गौरवपूर्ण इतिहास रचा है। आज कईयों के मन में शायद आएगा कि ये तो इतिहास है, उससे आज में क्या संबंध, आने वाले कल में क्या संबंध, आने वाला कल तो और भी अलग होगा। तो मैं आप सभी को कहना चाहता हूँ कि भले आप चाहें या ना चाहें, आगे का भविष्य इतिहास के अनुसार ही आगे बनने वाला है। बस आपको तय करना है कि आपको इतिहास के कौन से भाग से आपको भविष्य की नींव रखनी है। एक छोटा सा उदाहरण आप देख लें। महाराणा प्रताप की बात हो तो 400-500 साल तक महाराणा प्रताप की एक भी मूर्ति नहीं बनी। इसका मतलब यह नहीं है कि उनका सम्मान न था, लेकिन हमारे हिंदू परंपरा में, हमारे हिंदू रीत रिवाज में कभी मनुष्य की मूर्ति नहीं बनती है, न ही ऐसी मूर्ति की पूजा होती है। लेकिन 40-50 साल पहले हमने सोचा कि क्यों ना हम भी मूर्ति बनाएं, और मूर्ति बनाई गई। और मूर्ति बनाना खास तौर से एक अंग्रेजी रीत है। वे भी अपने महापुरुष की इज्जत करते हैं, और वो उनका एक तरीका है कि वो उनके एक प्रभावशाली मूर्ति बनाते हैं, एक खास स्थान पर रखते हैं कि जो भी उस मूर्ति को देखे वो प्रभावित हो। हमने भी मूर्ति बनाई, और इन सालों में यह भी चलन है कि हर जगह पे जितनी ज़्यादा हो सके मूर्ति बनाई जाए। तो हमने आज ही यह तय कर दिया है कि ये मूर्ति बनेगी। जो मूर्ति के पीछे जो राजनीति चल रही है वो आज तो चल रही है, कल भी चलेगी। ये मूर्तियों को संभालना है। इन मूर्तियों के पीछे आने वाले कल में झगड़े भी होंगे। यह हमने आज तय कर दिया, क्योंकि हमने इतिहास के उस क्षण को अपना लिया कि हम मूर्ति बनाएंगे। मध्यकालीन इतिहास को छोड़ के हम अब हाल ही में 100-200 साल का इतिहास देखें, उसे भी सही तरीके से दर्शाया नहीं जाता है। सभी स्कूलों में सिखाया जाता है कि भारत को आज़ादी 1947 में मिला। यह बात सही है, लेकिन भारत के कुछ भाग में अंग्रेजी हुकूमत सीधे तरीके से चल रही थी, और बाकी भाग में भारतीय शासक प्रशासन चला रहे थे। तो जहां अंग्रेज़ों की सही हुकूमत थी, वहां स्वतंत्रता तो जरूर मिली 1947 में, लेकिन भारत के भारतीय राज्यों का विलीनीकरण हुआ, और वो 47 के बाद हुआ। और सरदार पटेल जी ने खुद स्वयं ने कहा है कि अगर जो शासकों का जो देशभक्ति है, अगर उनका निस्वार्थ नहीं होता, तो जैसे भारत हमने बनाया उसको बनाना शायद मुश्किल ही होगा। मेवाड़ के लिए उन्होंने खास कहा कि अगर किसी राज्य को एक नीतिगत तौर से एक हक है कि वो स्वतंत्र रहे, तो वो एक राज्य सिर्फ मेवाड़ है। यह भी बात कहीं सिखाई नहीं जाती है। इतिहास से हम और भी सीख सकते हैं। जैसे मेवाड़ के इतिहास में 1000-1500 तक लड़ाई चली, लेकिन फिर भी अर्थव्यवस्था कहीं डगमगाई नहीं। आक्रमणकारियों से बार बार लड़ाई हुई, लेकिन आमतौर से जो आम नागरिक हैं उनके बीच में कभी खींचतान नहीं हुई, आपसी झगड़े कभी नहीं हुए। यह आज के लिए बहुत ही ज़रूरी है सीखना, लेकिन इसके बारे में भी बात नहीं होती। तो ऐसा क्यों है कि सब जगह अधूरा इतिहास ही सिखाया जा रहा है? आमतौर से लोग इल्ज़ाम देते हैं इतिहासकारों का, अंग्रेज़ों को, कि उन्होंने इतिहास लिखा, उन्होंने एक तरफा इतिहास लिखा। ये बात भी आधी सच है, आधी झूठ। क्योंकि अगर हम 1947 की तरफ देखें या 1950 में देखें, जब चुनाव हुए थे, तब देश में एक ही राज्य दल था, और उस दल के मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। लेकिन जो भी शासक चुनाव में उतरे वो चुनाव जीते, और उस दल को भय था कि कहीं ये शासक साथ हो जाए तो उनका शासन, उनका प्रशासन कहीं डगमगा ना जाए।
इसलिए 1950 से लेकर भले इंफॉर्मेशन की बात हो, पढ़ाई की बात हो, फिल्मों की बात हो, राज्यों को हमेशा हल्के तरीके से ही दिखाया जाता है कि कहाँ वे लोगों के दिल न जीत लें। अब एक और दल है जो भारत शासन चला रहा है, उन्होंने कहा है कि वो इतिहास को सही तरीके से लिखेंगे। तो जब लिखेंगे तब हम ज़रूर देख लेंगे कि उन्होंने कैसा लिखा है। आज के समय वो महाराणा प्रताप जयंती में ज़रूर उपस्थित होते हैं, ज़रूर महाराणा प्रताप और शिवाजी के ऊपर भाषण ज़रूर देते हैं, लेकिन आज भी सांसद में कोई कुछ भी कह के बिना कोई सख्त कार्रवाई हुए आज के निकल जाता है। तो इसलिए वो भाषण थोड़े खोखले ही नज़र आते हैं। बाकी आज के समय महिलाओं को सब जगह आगे किया जाता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। महिलाएं जितना अलग काम सीखेंगे उनकी काबिलियत बढ़ेगी और ये खुशी की बात है। लेकिन मुझे सिर्फ उन महिलाओं को एक ही चेतावनी देनी है कि आप नाराबाजी के शिकार न हो, क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं आपकी काबिलियत बढ़ा रहे हैं और आप जो कर रहे हैं आपके पूर्वजों ने भी किया है। और ये सिर्फ बलिदान की बात नहीं है, उन्होंने प्रशासन चलाया है, महिलाओं ने लड़ाई की है। शिवाजी की बात करो तो ताराबाई का नाम भी आता है। तो उन्होंने अपने तरीके से काम किया है, आप अपने तरीके से काम कीजिए। और एक बात और ध्यान रखनी है कि भले आप पश्चिम दर्शन शास्त्र के देखो या पूर्व के हमारे दर्शन शास्त्र को देखें, सभी दर्शन शास्त्र एक पूछते हैं कि वो कहते हैं कि जहाँ परिवार को साथ रखना है, कहाँ समाज को साथ रखना है, जहाँ रीति रिवाज को साथ रखना है, इसमें सबसे बड़ा हाथ महिलाओं का है। यही आपकी शक्ति है और यह जिम्मेदारी तो निभानी है, नहीं तो जैसे पश्चिम में देख रहे हैं समाज बिखर रहा है, यहाँ भी वही हाल होगा। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जयंती मनाते हैं, भले किसी की भी जयंती हो, जिसे की भी हम इज्जत करते हैं, हम जयंती मनाएं, ज़रूर मनाएं, लेकिन मनाने के साथ हम एक बात ध्यान रखें कि उनकी जो खूबियाँ हैं हम भी अपने ज़िंदगी में उतारने की कोशिश करें, हम भी बेहतर बने। इसी में हमारी भलाई है, इसी में समाज की भी भलाई है। और मैं आप सभी को अंत में बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई आज यहाँ आकर, मुझे दुधेश्वर नाथ जी के दर्शन होने के लाभ भी मिले और आपके लिए यह कार्यक्रम बहुत यादगार है और मैं आशा रखूँ कि आगे हम और मिलते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महाराणा जी आपके ओजस्वी उद्बोधन के लिए। हमारे बीच में गाजियाबाद की प्रथम नागरिक के रूप में सम्माननीय महापौर श्रीमती सुनीता दयाल जी भी उपस्थित हैं, मंच की दाहिनी ओर उपस्थित हैं। हम समिति की ओर से उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। मोती नगर से विधायक बहन श्रीमती मंजू शिवाज जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हापुड़ के जिलाध्यक्ष श्रीमान नरेश तोमर जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। हरनंदी महानगर के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय संचालक श्रीमान प्रदीप जी उपस्थित हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं। बंधुओं, ये कार्यक्रम अब अपने अगले चरण में प्रवेश कर रहा है। बहुत ही विहंगम दृश्य कुछ ही मिनटों में हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक बहुत सुंदर भव्य दिव्य कलश यात्रा तलवार वाहिनी के साथ, बाइक वाहिनी के साथ, महाराजा शिवाजी जिस पर रथ पे विराजमान है उनके स्वरूप के साथ ठाकुर द्वारा मंदिर से चलकर शीघ्र ही हमारे बीच में आ रही है। उससे पहले इस कार्यक्रम का बहुत महत्वपूर्ण अंग और 2019 में उस कार्यक्रम को देखने के बाद ही ये मन में विचार आया कि इस कार्यक्रम के इतने प्रभाव इतने गहरे हैं कि ये कार्यक्रम हर साल होना ही चाहिए।